आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वो किसी बाहरी दुनिया की, किसी देश की या किसी जंगल की यात्रा नहीं है। यह यात्रा है इंसान के मन की, उसकी चेतना की और उस अंधेरी खाई की जहाँ एक इंसान से उसका सब कुछ, उसका वजूद तक छीन लिया जाता है। ये यात्रा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह महसूस करने के लिए। इसलिए जहाँ भी आप हैं, आराम से बैठ जाइए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और खुद को इस कहानी के लिए, इस फिलोसफी के हवाले कर दीजिए। जरा कल्पना कीजिए, एक पल के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी को भूल जाइए। सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ सही कर रहे हैं। आपके पास एक हंसता खेलता परिवार है, माता पिता है, एक जीवन साथी है जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक ऐसी पहचान, एक ऐसा करियर बनाया है जिस पर आपको गर्व है। और फिर एक दिन अचानक एक क्रूर सत्ता आती और आपसे आपका घर, आपके कपड़े, आपके बाल, आपका नाम और आपकी पहचान तक छीन लेती है। आपके पास बचता है तो सिर्फ एक नग्न शरीर, ठिठुरती हुई हड्डियां, भूख से तड़पता पेट और आपकी चल रही सांसें। आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या आप अंदर से पूरी तरह टूट जाएंगे? क्या आप खुद को जानवरों की तरह बर्ताव करने देंगे, जहां सिर्फ एक रोटी के टुकड़े के लिए आप किसी की जान ले लेंगे? या फिर उस घोर अंधकार, उस नरक में भी आप अपनी इंसानियत और अपने जीवन का कोई अर्थ ढूंढ लेंगे? आज बुक्स विद केशव पर हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की सबसे महान, सबसे दर्दनाक और रूह को झंझोर देने वाली किताब की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। महान वैज्ञानिक, महामनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक विक्टर ई फ्रैंकल ने। दोस्तों, यह किताब किसी आरामदायक कमरे में बैठकर लिखी गई कोई थियरी या हवाई बातें नहीं है। यह उनके अपने खून, आंसुओं और बर्फ में जमी हड्डियों से लिखी गई वह सच्चाई है जिसे उन्होंने नाजी जर्मनी के सबसे खौफनाक यातना शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स में जिया था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। विक्टर फ्रैंकल वियना के बहुत ही सफल डॉक्टर थे। उन्होंने गरीबों के लिए कई क्लिनिक खोले जहां वह मुफ्त में इलाज करते थे। 1941 में उन्होंने अपनी प्रेमिका टिली ग्रूसर से शादी की। जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन बाहर नाजीज का जहर फैल रहा था। 1942 में जब टिली प्रेग्नेंट थी तो नाजीज ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने आने वाले बच्चे को एबॉर्शन कर दे। यह उनका पहला सबसे बड़ा दुख था। फ्रैंकल के पास अमेरिका का वीज़ा था। वो चाहते तो अपनी पत्नी के साथ जान बचाकर अमेरिका भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को वहाँ मरने के लिए छोड़ना ठीक नहीं समझा। एक दिन उन्हें अपने घर की मेज पर एक पत्थर का टुकड़ा मिला जो उनके पिता ने यहूदी मंदिर के मलबे से लाया था, जिसे नाजीज ने जला दिया था। उस पत्थर में लिखा था, अपने माता पिता का आदर करो। यह एक इशारा था। विक्टर ने
अपना अमेरिका वीज़ा रद्द कर दिया। सितंबर 1942 में विक्टर, उनकी पत्नी टिली और उनके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और थेरेसिया स्टैंड गहतों में भेज दिया गया। वहाँ आधे साल के अंदर ही फ्रैंकल के पिता गैब्रियल की भूख और बीमारी से तड़प कर मौत हो गई, लेकिन नरक का आखिरी दरवाजा अभी खुलना बाकी था। 1944 उन्हें ऑश्विट्ज़ ट्रांसपोर्ट किया गया। फ्रैंकल ने जीवन भर मनोवैज्ञानिक पर जो रिसर्च की थी वो एक मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में उनके पास थी। जब उन्हें खौफनाक ऑश्विट्ज़ कैंप ले जाया जा रहा था तो उनकी पत्नी टिली ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को फ्रैंकल के कोट के अस्तर के अंदर सील दिया था। फ्रैंकल के लिए वह पांडुलिपि उसकी आध्यात्मिक संतान की तरह थी। उस ट्रेन का वो सफ़र कैसा था, जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक छोटे से अंधेरे जानवरों वाले डिब्बे में 80 लोग को ठूस दिया गया था। सांस लेने की जगह नहीं थी। कई दिनों तक वह ट्रेन चलती रही। ट्रेन के इंजन की सीटी ऐसी लग रही थी जैसे वह उन बेबस यात्रियों के बोझ तले दबकर रोते हुए चीख रही हो। लेकिन जब वे ऑश्विट्ज़ पहुंचे तो कैंप के दरवाजे पर ही एक क्रूर सिलेक्शन प्रोसेस हुई। एक एसएस अधिकारी अपनी बेदाग वर्दी में खड़ा था। उसका दायां हाथ उठा हुआ था और वो अपनी सिर्फ एक उंगली के इशारे से दाएं या बाएं कर रहा था। उन लोगों को नहीं पता था कि उंगली का इशारा क्या मतलब है। दाएं का मतलब था कि आप जिंदा रहेंगे और गुलामों की तरह मजदूरी करेंगे। बाएं का मतलब था सीधा गैस चैम्बर। 90% लोगों को, जिनमें बच्चे, बूढ़े और बीमार थे, बाएं भेज दिया गया। फ्रैंकल की 65 साल की माँ एल्सा और उसके भाई वॉल्टर को उसी वक्त गैस चैम्बर में भेजकर मार दिया गया। उसकी प्यारी पत्नी टिली को बेर्गन बेल्सन कैंप भेज दिया गया। जो बचे उनसे सब कुछ छीन लिया गया। फ्रैंकल को कोट और उसकी वह जीवन भर की रिसर्च भी वहीं छीनी गई। उन्होंने कैंप के गार्ड से मिन्नत की, पर बदले में उन्हें मिली एक गाली और थप्पड़। फ्रैंकल कहते हैं कि जब इंसान इतने बड़े आघात, ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका दिमाग शुरुआत में एक खास तरह के भ्रम में चला जाता है, जिसे माफ़ी मिलने का भ्रम कहते हैं। जैसे फांसी पर चढ़ने वाला इंसान आखिरी पल तक सोचता है कि शायद चमत्कार हो जाए और उसे माफ़ी मिल जाए। वहीं कैंप में आए नए कैदी भी सोचते थे कि शायद हालात उतने बुरे नहीं हैं, पर जल्द ही ये भ्रम टूट गया। उन्हें नंगा कर दिया गया। उनके शरीर के सारे बाल मूंड दिए गए। उनके पास अपने नग्न अवस्था के अलावा कुछ नहीं बचा था। इंसान अब इंसान नहीं था, वो एक नंबर बन चुका था। फ्रैंकल अब डॉक्टर फ्रैंकल नहीं थे, वो थे कैदी नंबर 1190104। और तब जान लेते हैं एक अजीब सा विकृत हास्य, ग्रीन ह्यूमर और कौतूहल, कोल्ड क्यूरियोसिटी। इंसान खुद को एक बाहरी वस्तु की तरह देखने लगता है। देखते हैं
ये शरीर बिना कपड़ों के इस कड़कड़ाती ठंड में कितनी देर जिंदा रह पाता है। हैरानी की बात यह थी कि मेडिकल साइंस की किताबें की बातें गलत साबित हो रही थी। जो लोग कहते थे कि वह नरम गद्दे के बिना नहीं सो सकते, वो एक लकड़ी के तख्ते पर 9 लोगों के साथ सोते हुए कीचड़ से सने हुए जूतों के तकिया बनाकर गहरी नींद सो जाते थे। दोस्तोयेव्स्की ने सच ही कहा था, इंसान वो प्राणी है जो किसी भी चीज का आदी हो सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कैम्प की बेनतहा क्रूरता इंसान के दिमाग को सुन कर देती है। यह मनोविज्ञान का दूसरा चरण था, एपैथी या भावनाओं की मौत, इमोशनल डेथ। दोस्तों सोचिए, अगर आप रोज लोगों के अपने सामने मरते हुए देखें तो क्या होगा? शुरू में आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि कुछ हफ्तों बाद जब टाइफस की बीमारी से उनके सामने लोग तड़प कर मर जाते थे, तो बाकी कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक आदमी की मौत हो गई। उसकी लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। एक कैदी आया और उस लाश के बचे हुए आलू निकाल कर ले गया। दूसरे ने उसके जूते निकाल लिए। तीसरे आदमी ने हैरानी की बात देखी, उस लाश की जेब से एक लंबी डोरी छुड़ा ली, क्योंकि कैंप में एक डोरी की बहुत कीमत थी, जिससे वो अपने जूते बांध सके। थोड़ी देर बाद उस लाश को सीढ़ियों से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। उसकी खुली आंखें फ्रैंकल को घूर रही थी और फ्रैंकल बहुत शांत भाव से, बिना किसी भावनात्मक उथल पुथल के, अपना पानी जैसा पतला सूप पीते रहे। क्या लोग बुरे इंसान बन गए थे? क्या उनके अंदर का शैतान जाग गया था? नहीं, ये इंसान के दिमाग का सबसे गहरा डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव का तरीका है। जब अस्तित्व पर संकट आता है तो इंसान का दिमाग अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर लेता है, अपनी भावनाओं को शट डाउन कर देता है। वो सिर्फ एक जानवर के स्तर पर आ जाता है, जहाँ उसकी इकलौती सोच होती है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे खाना चाहिए। इंसान इतना भूखा होता है कि जब वे बर्फ के बीच मिट्टी खोद रहे होते तो आसपास देखते कि कोई गार्ड नहीं है और तुरंत खाने की बातें शुरू कर देते। तेरा फेवरेट खाना क्या है? हम आज़ाद होकर क्या बनाएंगे? वो लंबी लंबी रेसिपीज डिस्कस करते। लेकिन फ्रैंकल जानते थे कि ये फूड फैंटेसीज खतरनाक है। जब आपकी बॉडी भूख से मर रही हो, आपके शरीर की आखिरी चर्बी तक पिघल चुकी हो, तो लजीज खाने की कल्पना करना सिर्फ आपको अंदर से तोड़ता है और हकीकत को और भी ज़्यादा भयानक बना देता है। कैंप में सिर्फ भूख और ठंड से मौत नहीं आती थी, सबसे बड़ी मौत होती थी अपमान से। इंसल्ट का जहर फिजिकल पेन से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है। एक बार फ्रैंकल बर्फीली हवाओं के बीच रेल के पटरियां बना रहे थे। वो थक कर चूर थे। सांस लेने के लिए वे कुछ सेकंड के लिए रुके और अपने बेल्ट से पर झुक गए। उनके ठीक पीछे एक एसएस गार्ड खड़ा था। उस गार्ड ने उन्हें देखा।
उसने फ्रैंकल को कोई गाली नहीं दी, उन्हें मारा नहीं। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और फ्रैंकल की तरफ उछाल दिया, जैसे कोई कुत्ते या जानवर को ध्यान खींचने के लिए पत्थर मारता है। उस एक पत्थर ने फ्रैंकल की रूह को छलनी कर दिया। वो पत्थर इस बात का प्रतीक था कि उस गार्ड की नज़रों में फ्रैंकल इंसान थे ही नहीं, उसका वजूद एक कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा था। कैंप में कापोस होते थे। ये वही कैदी थे जिन्हें गार्ड ने दूसरे कैदियों पर निगरानी रखने के लिए चुना था। ये कापोस ज़्यादातर सबसे क्रूर और क्रिमिनल माइंड के होते थे। अपनी स्पेशल पावर और एक्स्ट्रा खाना बचाने के लिए ये कापोस अपने ही साथी कैदियों पर एसएस गार्ड से भी ज़्यादा जुल्म ढाते थे। दोस्तों, यह पॉइंट हमें ह्यूमन नेचर का सबसे डार्क साइड दिखाता है। पावर और सर्वाइवल के लिए इंसान अपने ही भाइयों को खून पीने लगता है। लेकिन क्या सब ऐसे थे? नहीं। और यहीं से शुरू होती है उम्मीद की कहानी। जब आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आपको हर दिन पीटा जाता है, बिना किसी गलती के कोड़े मारे जाते हैं, और जहां आपके जीने या मरने का फैसला आपके हाथों में नहीं है, तो क्या ऐसे में इंसान के पास कोई आज़ादी बचती है? क्या इंसान सिर्फ अपने हालात और भूख का गुलाम है? विक्टर फ्रैंकलिन ने इसी नर्क में मानव चेतना का सबसे बड़ा सच खोजा। वो सच जिसे आगे चलकर साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच एक खाली जगह होती है। उस जगह में ही हमारा रिस्पॉन्सेस चुनने की शक्ति और आज़ादी होती है, और हमारी उसी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और हमारी मुक्ति छुपी है। ध्यान से सुनिए इस बात को। बाहर जो हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लोग आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हालात कितने खराब है, यह स्टिमुलस है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, यह पूरी तरह से आपका चुनाव है, आपका रिस्पॉन्स है। उन्होंने देखा कि उस नर्क में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी रोटी के आखिरी टुकड़ा दूसरे बीमार कैदियों को दे देते थे। ये इस बात का सबूत थे कि आपसे आपकी सारी आज़ादी छीनी जा सकती है, लेकिन आपका नज़रिया चुनने की आज़ादी, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम, आपसे कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। एक अंधेरी सुबह का किस्सा सुनिए। कड़कड़ाती सर्दी थी, हवा हड्डियों को चीर रही थी। फ्रैंकल को बर्फ के बीच काम करने के लिए हाँका जा रहा था। उनके पैरों में छाले थे, जूतों के अंदर बर्फ जम चुकी थी। सिपाही उन्हें गालियां दे रहे थे। तभी उनके साथ चल रहे एक आदमी ने धीरे से कहा, अगर आज हमारी बीवियां हमें इस हाल में देख लें। ये सुनते ही फ्रैंकल के दिमाग में अपनी पत्नी टिली की छवि खुद गई। उन्हें नहीं पता था कि टिली जिंदा भी है या मर गई, लेकिन उस पल उन्हें एक परम सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सत्य यह है कि प्रेम ही अंतिम और उच्चतम लक्ष्य है जिसकी एक मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। प्यार किसी इंसान के सिर्फ फिजिकल बॉडी से नहीं होता, वो उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। फ्रैंकल लिखते हैं कि प्यार उस इंसान की फिजिकल मौजूदगी से कहीं आगे निकल जाता है।
उस अंधेरी सुबह में बर्फ से जमे हुए खेतों में काम करते हुए फ्रैंकल ने अपनी चेतना में अपनी पत्नी के साथ जो कन्वर्सेशन की, उसने उन्हें उस नर्क में भी जिंदा रहने की एक वजह दे दी। उनकी आत्मा इस कदर गहराई में उतर चुकी थी कि एक दिन जब वे मिट्टी खोद रहे थे, तब एक छोटा सा पक्षी उड़कर आया। वह उसी मिट्टी के ढेर पर बैठ गया जिसने फ्रैंकल ने खोदा था, और वह पक्षी फ्रैंकल को देखने लगा। उस पल में एक अजीब सा आध्यात्मिक कनेक्शन था। एक और बार एक कैदी भागता हुआ आया और सबको बुलाया कि बाहर आकर देखो, सूर्यास्त कितना खूबसूरत है। उन सब ने कीचड़ और मौत से भरे कैंप से जंगलों की पिछले छिपते हुए सूरज के लाल और सुनहरे रंगों को देखा, और किसी के मुंह से निकला, ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती थी। आत्मा का यही सौंदर्य उन्हें जिंदा रखे हुए था। कैंप में ज्यादातर कैदी कोई भी फैसला लेने से डरते थे। उन्हें लगता था कि जो किस्मत में है वही होगा, इसलिए डेस्टिनी के बीच में टांग नहीं अड़ाते थे। फ्रैंकल इस माइंडसेट को तेहरान में मौत की कहानी से समझाते हैं। एक अमीर आदमी का नौकर बाग में घूम रहा था, तभी वहां उसे मौत दिखाई दी, जिसने उसे डरा दिया। नौकर घबराकर अपने मालिक के पास गया और उसका सबसे तेज घोड़ा मांगा ताकि वे भागकर तेहरान चला जाए और मौत से बच सके। मालिक ने घोड़ा दे दिया। फिर मालिक भाग में गया और मौत से पूछा, तुमने मेरे नौकर को क्यों डराया? मौत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे डराया नहीं, मैं तो खुद हैरान था कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि आज रात मुझे उसे तेहरान में मिलना है। ये कहानी उन कैदियों की हालात थी जो मौत से बचने के लिए कोशिश करते, अक्सर उसी कोशिश में मारे जाते। इसलिए फ्रैंकल ने फैसला किया था कि वो किस्मत के हाथों से नहीं भागेंगे। जब उन्हें कैंप से भागने का मौका मिला तो उन्होंने अपने बीमार मरीजों की आंखों में देखा। एक मरीज ने पूछा, क्या तुम भी जा रहे हो? फ्रैंकल भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर अपना बैग वहीं रख दिया और कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। और दोस्तों, उस पर उन्हें ऐसी मानसिक शांति मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज की। और फिर वो दिन आया, युद्ध खत्म हुआ। अप्रैल 27, 1945 को यूएस ट्रूप्स ने कैंप को लिबरेट किया। कैंप्स के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन क्या कैदियों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया? क्या उन्होंने जश्न मनाया? नहीं। फ्रैंकल बताते हैं कि वो थके हुए कदमों से कैंप के बाहर निकले, एक फूलों से भरे हुए मैदान में गए, लेकिन उनके अंदर कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उन्होंने इतने सालों तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखा था कि अब वह खुशी महसूस करना ही भूल गए। इसे साइकोलॉजी में डिप्रेशनलाइजेशन कहते हैं। उसका दिमाग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो आज़ाद है। कई दिनों बाद जब फ्रैंकल एक खुले मैदान में घुटनों के बल बैठे और आसमान की तरफ देख रहे थे, तब पहली बार उनकी भावनाएं
पिघली और वह रो पड़े। तब उन्हें लगा कि वह वापस इंसान बन गए हैं। लेकिन असली आघात, ट्रॉमा, असली दर्द तो अभी बाकी था। वो दर्द जो गैस चैम्बर से भी बड़ा था। वो जब वो वापस वियना गए, जिन अपनों की याद में, जिस पत्नी के प्यार के सहारे उन्होंने नर्क के साल गुजारे, अब वो इस दुनिया में थी ही नहीं। उनकी पत्नी टिली, उनकी प्यारी टिली, जिसके सहारे उन्होंने हर सर्दी, हर कोड़ा बर्दाश्त किया, वो बेरगन बेल्सन कैंप में 24 साल की उम्र में भूख और बीमारी से मारी गई। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसके पास वापस लौटने के लिए कुछ नहीं बचा। जिस उम्मीद पर वो जिंदा था, वो उम्मीद ही मर चुकी थी। ये डिसइल्यूजमेंट था। जिंदगी का पूरा अर्थ ही जैसे टूट गया था। यहाँ कोई आम इंसान पागल हो जाता या सुसाइड कर लेता, लेकिन फ्रैंकल टूटे नहीं। दोस्तों, यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने अपने इसी दर्दनाक अनुभव से एक नई साइकोथेरेपी को जन्म दिया, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा। लोगस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ या मीनिंग। उनसे पहले के साइकोलॉजिस्ट क्या कहते थे? सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि इंसान सिर्फ सुख पाना चाहता है। एल्फ्रेड एडलर कहते थे कि इंसान शक्ति पाना चाहता है। फ्रैंकल ने कहा, इंसान ना प्लेजर के पीछे भागता है, ना पावर के। इंसान सबसे ज़्यादा अपने जीवन के अर्थ, मीनिंग पाना चाहता है। आज के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा उदास क्यों हैं? हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अच्छा खाना है, गाड़ियाँ हैं, फिर भी डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि उनके पास जीने के साधन तो हैं, लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं है। फ्रैंकल ने इसे अस्तित्व संबंधी खालीपन, एग्जिस्टनल वैक्यूम कहा। लोग संडे के दिन सबसे ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि काम खत्म होने के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी का खालीपन खाने लगता है। इसे उन्होंने संडे न्यूरोसिस कहा। लोगोथेरेपी कहती है कि हमें ज़िंदगी से नहीं पूछना चाहिए कि मेरा जीवन का अर्थ क्या है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि ज़िंदगी हर दिन, हर पल हमसे सवाल कर रही है। लाइफ इज़ क्वेश्चनिंग अस डेली एंड हावरली। और हमें वर्ड्स या मेडिटेशन से नहीं, बल्कि राइट एक्शन और राइट कंडक्ट से उसका जवाब देना है। हम जीवन का अर्थ 3 तरीकों से खोज सकते हैं। कोई सर्जन या कर्म करके, जब आप किसी काम को पूरी लगन से करते हैं। फ्रैंकल ने अपनी खोई हुई मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से लिखने का मकसद बनाया और यही उनके जिंदा रहने की वजह बनी। प्रेम और अनुभव के द्वारा किसी दूसरे इंसान की आत्मा से जुड़ना या प्रकृति और कला की खूबसूरती को देखना। अपने उस दुख के प्रति अपने नज़रिए चुनकर जिसे हम बदल नहीं सकते। एटीट्यूड टूवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। ये तीसरा तरीका सबसे गहरा है। क्या जीवन में अर्थ खोजने के लिए दुख सहना जरूरी है? नहीं। बेवजह दुख सहना महानता नहीं, आत्मा पीड़न है। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसा दुख आ जाए जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे कोई भयंकर बीमारी, कोई एक्सीडेंट या किसी अपने की मौत, तब आप क्या करेंगे?
फ्रैंकल इसे ट्रेजिक ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तबाही के बीच भी आशा ढूंढना, दुख, सफरिंग, अपराध बोध, गिल्ट और मौत, डेथ के इस ट्रेजिक ट्रायड के बीच भी जिंदा दिली दिखाना। जरा सोचिए जेरी लोंग के बारे में। 17 साल की उम्र में एक ड्राइविंग एक्सीडेंट में जेरी लोंग की गर्दन टूट गई। वो गर्दन के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए। वो चाहते तो जिंदगी भर अपने बिस्तर पर रो सकते थे, लेकिन उन्होंने मुंह में एक स्टिक दबाकर टाइप करना सीखा। उन्होंने टेलीफोन के जरिए कॉलेज के कोर्सेज किए और वो एक साइकोलॉजिस्ट बने। उन्होंने फ्रैंकल के एक पत्र लिखा और कहा, इस दुर्घटना ने मुझे अपना आत्मविकास करने का मौका दिया। भले ही मेरी गर्दन टूट गई है, लेकिन मैं नहीं टूटा। जेरी लोंग बाद में एक लोगोथेरेपिस्ट बने और उन्होंने पूरी दुनिया में फ्रैंकल के साथ ट्रैवल किया और लेक्चर्स दिए। एक बार किसी ने जेरी लोंग से पूछा था कि क्या आपको दुख नहीं होता कि आप चल नहीं सकते? जेरी लोंग ने जवाब दिया, प्रोफेसर फ्रैंकल ठीक से देख नहीं सकते, मैं चल नहीं सकता और आप में से बहुत से लोग जिंदगी के सामना नहीं कर सकते। याद रखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ हमारी आँखों, सिर्फ हमारे पैरों या सिर्फ हमारे दिमाग की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ आत्मा के पंख, विंग्स ऑफ आवर सोल्स की ज़रूरत है और मिलकर हम उड़ सकते हैं। या फिर सोचिए पोलैंड के एक पादरी सेंट मैक्सिमिलियन कोल्बे के बारे में। ऑश्विट्ज कैंप में 1941 में जब एक कैदी भाग गया था, तो नाजिस ने सजा के तौर पर 10 बचे हुए लोगों को भूखा मार देने का फरमान सुनाया। उन 10 लोगों को एक बंकर में बंद करके भूखा छोड़ दिया जाना था। उनमें से एक कैदी, जिसका नाम फ्रेंजिक था, अपने परिवार और बच्चों को याद करके रोने लगा। तब वो पादरी मैक्सिमिलियन कोल्बे खुद आ गया है। उन्होंने नाजिस गार्ड से कहा, मैं एक बुरा पादरी हूँ, इस आदमी के बच्चे हैं, इसकी जगह मुझे ये सज़ा दे दी जाए। और उन्हें उस अनजान पिता की जगह खुद बंकर में जाकर भूखे रहकर मौत को गले लगा लिया। उस चरम क्रूरता के बीच भी उन्होंने अपने दुख को एक महान बलिदान में बदल दिया। पोप जॉन पॉल II ने 1982 में उन्हें सेंट की उपाधि दी और उन्हें माइत्री ऑफ ऑश्विट्ज के शहीद कहा गया। उन्होंने सिद्ध किया कि इंसान हालात का गुलाम नहीं है। दोस्तों, इंसान सिर्फ जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का पुतला नहीं है, इंसान खुद को खुद बनाता है। फ्रीडम कहानी का एक पहलू है। स्वतंत्रता पूरी सच्चाई का सिर्फ नकारात्मक हिस्सा है, जिसका सकारात्मक हिस्सा है जिम्मेदारी। अगर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी ना हो तो वो विनाशकारी हो जाती है। इसलिए फ्रैंकल ने गुजारिश की थी कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ साथ वेस्ट कोस्ट पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाई जाए, क्योंकि आज़ादी बिना जिम्मेदारी के खतरनाक है। आज़ादी के बाद और अपने पूरे परिवार को खोने के गहरे दुख के बीच लगता था जैसे फ्रैंकल की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया उजाला आया। 1945 में वियना पोलिसिन में उनकी मुलाकात एक यंग नर्स
से हुई जिसका नाम एली था। उनकी पहली मुलाकात ने ही फ्रैंकल की जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने एक साथी को खत में लिखा था, एक इंसान ने सब कुछ बदल दिया है। 1947 में उन्होंने एली से शादी कर ली और उसी साल उनकी बेटी गैब्रिएले का जन्म हुआ। अगले 50 सालों तक, जब तक 1997 में फ्रैंकलिन की मौत नहीं हुई, एली उनका सबसे बड़ा जज्बाती सहारा और इमोशनल होम बनी रही। एली की मौजूदगी ने साबित किया कि जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है और प्यार एक बार फिर अपनी जगह बना लेता है। फ्रैंकल कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग, और ये दोनों हर समाज, हर समूह में पाए जाते हैं। ऑशविट्ज के गैस चैम्बर बनाने वाले भी एक इंसान था और हाथों पर ईश्वर के नाम लेकर पूरी मर्यादा के साथ उस गैस चैम्बरों में जाने वाले भी एक इंसान थे। आप क्या चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। जिंदगी में जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, डिप्रेशन आपको घेर ले, तो याद रखिए कि कोई ना कोई है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। कोई अधूरा काम है, कोई किताब है जो लिखी जानी है, कोई इंसान है आपकी ज़रूरत है। जिंदगी आपसे एक सवाल पूछ रही है और आपको अपने एक्शन से उसका जवाब देना है। आज से अपनी जिंदगी का हर दर्द, हर खालीपन को एक नए नज़रिए से देखिए। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप उनके रचयिता हैं। Between stimulus and responses, there is a space. उस स्पेस में आपकी आज़ादी है, उसे पहचानिए। अगर बुक्स विद केशव की ये गहराई से भरी यात्रा आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची है, अगर इसने आपकी जिंदगी और दुख को देखने का एक नया नज़रिया और गहरा अर्थ दिया, तो इसे एक आम वीडियो समझकर बंद मत कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जरूर साझा करिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल दे। इस वीडियो के दौरान आपको कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा छू गया? क्या वो फ्रैंकल का अपनी पत्नी को याद करना था, चेरी लोंग का जज्बा जिन्होंने कहा कि हमें उड़ने के लिए आत्मा की पंखों की जरूरत है, या मैक्सिमिलियन कोबे के बलिदान? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखें। मैं खुद उन्हें पढ़ूंगा और आपसे जुड़ूंगा। बुक्स विद केशव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई आज़ादी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने लाइफ के मीनिंग को ढूंढते रहिए।